नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, गुड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मासिस्ट की पोस्टों के बारे में, जिसे आज की डेट में फार्मेसी ऑफिसर भी बोला जाता है। तो डिफरेंट गवर्नमेंट ने फार्मासिस्ट या फार्मेसी ऑफिसर की जॉब निकाली है। उसके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और उसकी कोचिंग कैसे लें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी टी शर्ट भी रेड है, इसे क्लिक नहीं करना, ओके। तो दोस्तों, बात करते हैं फार्मासिस्ट के एग्जाम की। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 के दौरान डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल ने फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली है और कई जगह इसे फार्मेसी ऑफिसर नाम भी दिया गया है। तो फार्मेसी के जो स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ओके। जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने 1736 पोस्टें निकाली हैं, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने 482 पोस्टें निकाली हैं। इसी तरह सेंट्रल सीआरपीएफ डिपार्टमेंट, आर्मी डिपार्टमेंट, एम्स, ईएसआईसी और डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे जैसे डिपार्टमेंट्स में भी फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी निकल रही है। तो अब बात करते हैं कि फार्मासिस्ट के एग्जाम की या फार्मेसी ऑफिसर की क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, हमारे फार्मेसी फील्ड में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत रेयर निकलती हैं। एक फार्मासिस्ट का या एक फार्मेसी ग्रेजुएट या डिप्लोमा वाले बच्चे का सपना होता है फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर लगना। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने एज लिमिट भी जो है वो 42 या 45 तक की मैक्सिमम एज लिमिट दी है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं मैक्सिमम की शादी हो चुकी होगी और जो मैक्सिमम शादी कर चुके हैं वो बीवी बच्चों वाले या ये कहें पति और बच्चों वाली भी हो चुकी होंगी। इसलिए एज लिमिट में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब बात करें कि फार्मासिस्ट की तैयारी किन्हें करनी चाहिए। तो नंबर 1, जो अभी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और फ्री हैं। नंबर 2, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट की जॉब कर रहे हैं एंड दे आर सर्चिंग ए स्टेबल और परमानेंट जॉब। नंबर 3, जो प्राइवेट जॉब में है और प्राइवेट जॉब के प्रेशर को झेल नहीं पा रहे और फैमिली प्रेशर, बच्चों के प्रेशर, सोशल प्रेशर और उसके बाद प्राइवेट जॉब के प्रेशर को भी अगर वो झेल नहीं पा रहे तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। और नंबर 4, गवर्नमेंट जॉब उनके लिए भी बेहतर है जो लाइफ में स्टेबिलिटी, सोशल रेपुटेशन चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, इसमें पूरी लाइफ सैलरी जो है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोचिंग की जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड कोचिंग। तो जैसा कि मैं बताऊं, हमारे टाइम में मैंने और मेरे कई दोस्तों ने जो गेट, जीपैट, नेशनल लेवल जैसे कंपटीशन भी 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल से बिना कोचिंग के क्लियर किए थे। क्यों? क्योंकि तब हम लोग जो थे कंसंट्रेशन हमारी ज्यादा होती थी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे और ऑब्वियसली इंटेलिजेंट तो हम थे ही, ओके। तो आज की डेट में क्या है कि बच्चों के सामने बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो उन्हें दिन में 10 बार व्हाट्सएप यूज करना है, फेसबुक भी चलाना है, यूट्यूब भी चलाना है, इंस्टा पे फोटोज भी अपलोड करनी है, फिर कितने लाइक आए, कितने डिसलाइक आए, कितनों ने कमेंट्स किए, वो सब चेक करना है। तो इन सब के बीच में अगर एक कोच और मेंटर उनको रेगुलर क्लासें दे रहा है, रेगुलर उनके टेस्ट ले रहा है और उनको इवेल्युएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए कंपटीशन क्रैक करना इजी हो जाता है। सेकेंडली, जो लोग जॉब में हैं, जॉब के प्रेशर को झेल रहे हैं और वहां उनको उस प्रेशर के अलावा पढ़ाई भी करनी है, तो एक मेंटर या कोच जो है वो काफी हद तक उनकी हेल्प करता है। थर्ड, जो मैरिड हैं और फैमिली के प्रेशर को भी झेल रहे हैं और बीवी बच्चों के रहते पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी एक कोच और मेंटर जो है वो एक शेड्यूल देता है, एक रेगुलर उनको टारगेट देता है और उसके बाद उसको इवेल्युएट भी करता है। इसलिए आज की डेट में बिना कोचिंग या बिना कोच या बिना मेंटर के कोई कंपटीशन क्रैक करना नामुमकिन तो मैं नहीं कहूंगा, पर बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग बच्चों की डिमांड पर ऑनलाइन लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर की कोचिंग लेके आ रहे हैं फार्मासिस्ट की।
तो अब हम देखते हैं फार्मासिस्ट के एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और टॉपिक्स हैं। इसके लिए मैंने और मेरी टीम ने पूरे इंडिया के 20 से 30 फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर पेपर को एनालाइज किया। तो हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला कि मेनली जो 4 सब्जेक्ट हैं वो 70% वेटेज रखते हैं इस फार्मासिस्ट या फार्मेसी ऑफिसर के एग्जाम में। नंबर 1 इज फार्मास्यूटिक्स जो कि एक मेन सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है हमारे फार्मेसी का। नंबर 2 इज फार्माकोलॉजी एंड नंबर 3 इज फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्मा ज्यूरिस्प्रूडेंस। नंबर 4 इज फार्माकोग्नोसी। ओके, तो ये बेटा 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अराउंड 70% तक का पेपर कवर करते हैं। फिर हम बात करेंगे ऐसे 3 सब्जेक्ट की जो 20% तक के पेपर को कवर करते हैं। नंबर 1 इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह देते हैं। नंबर 2 इज बायोकेमिस्ट्री एंड नंबर 3 इज ह्यूमन एनाटॉमी और एपीएचई और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। कई बार ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चन जो है वो अराउंड 70% वाले जो पार्ट में उसमें भी आ जाते हैं। उसके बाद कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिनका की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रहता। जैसे कि हम लोग जानते हैं हर फील्ड में कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है और कुछ सब्जेक्ट और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका वेटेज नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल वेटेज वाले जो सब्जेक्ट हैं वो हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, then hospital and clinical pharmacy, after that DSBM drug store and business management and after that organic chemistry। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे नेग्लिजिबल मैंने क्वेश्चन देखे कि रेयरली ही किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हो। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे नंबर 1 सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स की। ओके, तो फार्मास्यूटिक्स में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट डोजेज फॉर्म, फॉर्मुलेशन, इनका प्रिपरेशन, इनका स्टैंडर्डाइजेशन एंड आईपी के अकॉर्डिंगली इनका क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, जिसमें कि डिफरेंट फॉर्मुलेशन जो इंपॉर्टेंट है, टेबलेट, कैप्सूल, स्टेराइल डोजेज फॉर्म, ऑप्थेल्मिक, पेरेंट्रल एंड डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड्स। नंबर 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसे हम लोग मानते हैं दैट इज फार्माकोलॉजी, जिसमें हम लोग डिफरेंट हमारी बॉडी के सिस्टम पर जितनी भी मेडिसिन हैं उनके मैकेनिज्म, उनके थेराप्यूटिकल इफेक्ट, उनके साइड इफेक्ट, उनकी इंटरएक्शन और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। राइट, इसलिए फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज, इसी में अगर हम लोग आगे लें, थर्ड सब्जेक्ट इज फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्मा ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम लोग कहते हैं फार्मेसी का कानून। ओके, कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो उसी तरह हम लोग ये कहेंगे इस सब्जेक्ट के जो पेजेस हैं वो बहुत लंबे हैं और इसमें हमें सिंपल भाषा में कहें तो रट्टा भी काफी मारना पड़ता है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट एक्ट, शेड्यूल और लीगल एस्पेक्ट पढ़ते हैं जो एक फार्मेसी शॉप को रन करने के लिए या हम कहें फार्मेसी फील्ड की मैन्युफैक्चरिंग, R&D और फार्मेसी फील्ड को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि D&C एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ओके, जिसमें कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक के बारे में रूल रेगुलेशन होते हैं। देन फार्मेसी एक्ट, पॉइजन एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देन फोर्थ इज फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी मतलब हर्बल ड्रग्स की स्टडी, जिसमें हम लोग डिफरेंट हर्बल ड्रग्स और आयुर्वेदिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, उनके थेराप्यूटिकल यूज, इसके बारे में पढ़ते हैं। राइट, जिसमें डिफरेंट हर्ब्स के बायोलॉजिकल सोर्स, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेज के बारे में पढ़ा जाता है। और जनरली ये मानते हैं कि फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट जो है वो याद करने में मुश्किल होता है क्योंकि इनके नाम जो है वो बहुत टेढ़े सीधे होते हैं। राइट, जैसे लैटिन नेम और इंग्लिश मूवीज के नेम। बट हम आप लोगों को कुछ एक ट्रिक्स के द्वारा इन नेम्स को भी आसानी से याद करना सिखाएंगे। हमारे वो 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं जिनका की वेटेज थोड़ा कम है, अराउंड 20%। तो उसमें नंबर 1 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, दैट इज फार्मा केमिस्ट्री 1 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो इसमें हम लोग ऐसे इनऑर्गेनिक एजेंट्स पढ़ते हैं जिनका हमारी बॉडी पे थेराप्यूटिकल और डायग्नोस्टिक यूज है, जैसे कि एसिड, बेस, बफर, एंटासिड। मार्केट में इनो आता है ना, तो ऐसे जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो सब जो हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो इसमें भी हम लोग जैसे कि पीरियोडिक टेबल याद करते थे, है सीता की राम से फरियाद एंड ऑल आलू लाया बैंगन, तो इस तरह के सेंटेंस बनाकर हम लोग इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को भी बहुत इजीली याद कर लेंगे, जैसे कि हम लोग कोगनोसी की ड्रग्स को भी याद करना सिखाएंगे। देन इसी कैटेगरी में सेकंड सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग हमारी बॉडी में चलने वाले सारे बायोकेमिकल प्रोसेस उसकी स्टडी करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एटसेट्रा। मीन्स हमारी बॉडी में खाना खाने से लेकर उसके डाइजेशन से लेकर और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं और वो क्या डिजीज कोज करती हैं, उन सब की स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी फार्मेसी में आ जाती है। देन थर्ड इज ह्यूमन एनाटॉमी। कई बार इस सब्जेक्ट को पहली जो मैंने कैटेगरी ली 70% वाली उसमें भी लिया जाता है, बट जनरली ये इसी सेकंड कैटेगरी में रहता है। इसमें हमारे बालों से लेकर और पैर तक के जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम हैं, उनकी स्टडी की जाती है। जैसे कि हमारे ब्रेन, जो कि हमारा यहाँ पर सीपीयू है, हमारे लिए ये एक पूरा सीपीयू की है। इसमें चलने वाले एएनएस, सीएनएस ये सिस्टम, देन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो हैं इनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी पढ़ी जाती है। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं फार्मेसी वाले आधे डॉक्टर होते हैं, बिकॉज डॉक्टर की तरह ही हम लोग पूरी बॉडी के सिस्टम भी पढ़ते हैं और उनपे असर करने वाली दवाओं के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। तो इसके बाद कुछ एक जो है नेग्लिजिबल सब्जेक्ट, उनके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, उनको उतना ही कवर करेंगे कि वो हमारे सिलेबस को फुलफिल कर सकें। ओके, तो दोस्तों अब आप हमें ये नीचे दिए गए कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आप लोग जो है कोचिंग कैसे चाहते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के द्वारा, किसी ऐप के थ्रू, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को पेन ड्राइव में दिया जाए उसके थ्रू। हाँ, आप ये सजेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मुझे कमेंट आए थे, सर टी शर्ट्स में वीडियो बनाइए, शर्ट्स में नहीं, तो ऐसे कमेंट भी दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप लोग मुझे मैसेज लिख सकते हैं। ओके, सो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, कोविड से, कोरोना से बच के रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।